वेलकम बैक लर्न एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर द दिल्ली सुल्तान इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो चलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो अगला चैप्टर भी आपको मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच रूलर फर्स्ट स्टैब्लिश हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली? दिल्ली में कौन से रूलर ने अपनी पहली कैपिटल स्टैब्लिश की? आंसर लिखेंगे, द तोमर राजपूत्स वर द फर्स्ट रूलर्स हु स्टैब्लिश्ड देयर कैपिटल एट दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान? दिल्ली के सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज क्या थी, भाषा क्या थी? तो क्या लिखेंगे आंसर में? पर्शियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुज रेन डिड द सल्तनत रीच इट्स फास्टेस्ट एक्सटेंट? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में सल्तनत सबसे आगे पहुंची। रेन का मतलब होता है शासनकाल, तो आंसर में होगा इन द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ पीजेंट्री इन माइंड? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सर्कल ऑफ जस्टिस के हिसाब से जितने भी मिलिट्री कमांडर्स होते थे उनको ये क्यों ध्यान में रखना होता था कि जितने भी हमारे पीजेंट्री लोग होते हैं, मतलब फार्मर लोग होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सके, ठीक है, उनकी फसल अच्छी हो। तो उस वक्त होता क्या था कि उस तरह उस वक्त जो है ना, उस टाइम रोज़गार के ज़्यादा साधन नहीं थे, फैक्ट्रीज़ नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा काम कहाँ होता था? खेती पर डिपेंड थे लोग, खेती होती थी, फार्मिंग होती थी। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, द सोर्स ऑफ इनकम वॉज ओनली फार्मिंग। ठीक है, सोल्जर्स गॉट द सैलरी फ्रॉम रेवेन्यू कलेक्ट फ्रॉम प्रिजन्स। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दैट इज वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्स इन माइंड। उस टाइम के जो राजा और सैनिक लोग होते थे वो इसलिए भी फार्मर लोगों का, अपने पीजेंट्री लोगों का जो है फ़ायदा चाहते थे, क्योंकि वो अपनी जड़ें मजबूत करना चाहते थे। कैसे? क्योंकि उनको सोल्जर्स रखने पड़ते थे। जो उस टाइम का राजा होता था, राजा जो होता था वो सोल्जर्स को पैसे देने पड़ते थे, क्योंकि वो उसने अपने सैनिक रखे होते थे। और वो पैसा कहाँ से आता था? वो पैसा आता था फार्मर लोगों से, किसानों से। किसान काम करते थे खेतों में, पैसा कमाते थे, और वो कुछ उनमें से कुछ पैसा टैक्स के रूप में राजा को देते थे। फिर राजा किसे देते थे? सैनिकों को देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया? इब्न बतूता इंडिया कौन सी कंट्री से आया था? तो आंसर होगा मोरक्को, अफ्रीका से आया था। तो मोरक्को, अफ्रीका लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत? यह पूछा जा रहा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर का क्या मतलब होता है। अब देखो, इस बात को हम ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए कोई राजा है, उसने किसी राज्य को जीत लिया, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो उसी का इंटरनल पार्ट होगा, ठीक है, वो वहाँ पर कुछ भी कर सकता है अपने अधिकार से। लेकिन अगर वही राजा चाहे कि दूसरे पास का, पड़ोस का जो स्टेट हो, राज्य हो, उसको भी वो जीते और भी वो दूसरी जगह को जीते, यहाँ भी उसका राज हो, दूसरी तरफ भी उसका राज हो, ठीक है, तो वो होता है एक्सटर्नल। तो आंसर में लिखेंगे, द इंटरनल फ्रंटियर मीन्स द हिंटरलैंड ऑफ द ग्रेसन टाउन। ठीक है, अपना अंदर का जो प्राइवेट एरिया होता है, वो जिसे हमने जीत चुके हैं, जो एक राजा जीत चुका होता है, उसका पर्सनल एरिया। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, द एक्सटर्नल फ्रंटियर मीन्स द एरियाज बियॉन्ड द हिंटरलैंड ऑफ द ग्रेसन टाउन, मतलब अपने एरिया के बाहर के जो एरिया होते हैं, ठीक है, वो। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द स्टेप टेकन टू इंश्योर दैट मुफ्तीज परफॉर्म देयर ड्यूटीज़? यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो मुफ्तीज लोग होते थे वो अपनी ड्यूटी सही से करें, इसके लिए कौन से कदम उठाए गए, कौन से स्टेप लिए गए। और आपको क्यों लगता है कि कभी कभी मुफ्तीज लोग भी सुल्तान की बातों को, सुल्तान के ऑर्डर को नहीं मानते थे? यहाँ आपको बता दें कि उस टाइम जो मुफ्तीज लोग होते थे उनके ऊपर भी एक अकाउंटेंट को रखा जाता था जो उनके ऊपर ध्यान रख सके। एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि जैसे रेलवे में जब हम ट्रेन में टिकट लेते हैं तो वहाँ पर टीटी होता है, ठीक है। टीटी को क्यों रखा जाता है? कि ये देखने के लिए कि कितने लोगों ने टिकट लिया, कितने ने नहीं, ठीक है, बहुत से लोग नहीं लेते, तो उनके ऊपर क्या रखा जाता है? एक टीटी रखा जाता है। और वैसे ही मुफ्तीज़ के ऊपर एक अकाउंटेंट रखा जाता था, देखने के लिए कि देखते हैं ये कितने लोगों से टैक्स वसूल कर रहे हैं, कि अच्छे से अपना काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट लिख देंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ अकाउंटेंट्स टू चेक द मुफ्तीज़।
अब ये जो मुफ्तीज़ थे इनका काम था रेवेन्यूज़ को कलेक्ट करना, ठीक है। लोगों के पास जाते थे और रेवेन्यूज़ कलेक्ट करते थे और अपने साथ ये सोल्जर्स को लेकर जाते थे। लेकिन ये जो सोल्जर्स होते थे, जो सैनिक दिए जाते थे, इनको एक लिमिटेड दिए जाते थे, ज़्यादा नहीं। क्यों ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था कि अगर इनको ज़्यादा सैनिक दिए जाते, ज़्यादा इनके पास सोल्जर्स होते, तो हो सकता था कि अपनी सेना खुद से बना लेते। ये भी हो सकता था कि सेना बनाने के बाद राजा को हटाकर खुद राजा बन जाए। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सोल्जर्स वर प्रोवाइडेड। और साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान रखा जाता था कि जो ये मुफ्तीज़ होते थे उनको एक ही जगह पर नहीं रखा जाता था, बल्कि इनका ट्रांसफ़र होता रहता था, ठीक है। मान लीजिए एक यहाँ है आज, तो इसको कल दूसरी जगह भेज देंगे, ठीक है। इसकी जगह कोई और आएगा, फिर दूसरी जगह पर से भी हटकर उसको दूसरी जगह भेजेंगे, उनकी जगह कोई और आएगा। तो इस तरह से इनका ट्रांसफ़र होता रहता था, ये बदलते रहते थे। क्योंकि ऐसा हो सकता था ना कि ये अपना वहाँ पर आधिपत्य जमा लेता, अधिकार जमा लेता है ना। तो यहाँ लिखेंगे रेगुलर ट्रांसफ़र। तो इनका रेगुलर ट्रांसफ़र होता था, जो मुफ्तीज़ लोग होते थे। और कभी कभी ये सुल्तान की बातों को भी नहीं मानते थे, जैसे क्वेश्चन में ऊपर पूछा गया है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? द मुफ्तीज़ मे हैव वांटेड टू डिफेट द ऑर्डर ऑफ सुल्तान, ऊपर से ले लेंगे, बिकॉज क्योंकि दे वांटेड टू गेन पावर, वो खुद की पावर को गेन करना चाहते थे, हासिल करना चाहते थे, इसीलिए वो सुल्तान के ऑर्डर को नहीं मानते थे कभी कभी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा। देखो, अगर दिल्ली सल्तनत पर अगर कोई राजा बाहर से आकर आक्रमण करता, तो क्या दिल्ली सल्तनत चुपचाप बैठी रहती? नहीं, वो भी अपनी एक सेना तैयार करती, और उसने की भी। अब देख ली, जब सेना को बढ़ाया गया तो उसको फीस भी देनी पड़ी, क्योंकि ज़्यादा सैनिक हुए तो उनको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी, तो इसीलिए इन्होंने टैक्स को भी बढ़ा दिया। तो यहाँ लिखेंगे लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज वर रेज्ड, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे, हर टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन द फार्मर्स टू पे आउट सोल्जर्स। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, जो सोल्जर्स लोग होते थे, सैनिक होते थे, उनकी सैलरी कहाँ से वसूली जाती थी? फार्मर्स से। इसीलिए राजा ने फार्मर्स का जो टैक्स था, किसानों के ऊपर टैक्स को बढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द ऑथर ऑफ द तारीख वुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन? ये जो ऑथर होते हैं तारीख के, क्या ये आम इंसान के बारे में भी लिखा करते थे? ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? नो, नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लेखक होते थे वो आम इंसान के बारे में क्यों लिखेंगे? वो राजा महाराजाओं, जो भी वहाँ के जो ग्रेट लोग थे, उनके बारे में लिखेंगे, क्योंकि जो वो उनके बारे में लिखेंगे तभी तो वो खुश होंगे और उनको इनाम देंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे, ऊपर से ले लेंगे, ठीक है। द ऑथर ऑफ तारीख वुड नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, दे रोट अबाउट सुल्तान इन द होप ऑफ गेटिंग रिच अवार्ड। वो इसलिए लिखते थे ताकि उन्हें बड़ा अवार्ड मिल सके। किसके बारे में? सुल्तान के बारे में, राजाओं के बारे में, सुल्तान के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान वॉज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत। डू यू थिंक वुमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रीडली टुडे? जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रजिया सुल्तान यूनिक क्यों थी। अब देख लिए, रजिया सुल्तान सबसे अलग क्यों थी? क्योंकि वो एक लेडी थी, ठीक है। और जितने भी बने वो सब जो थे आदमी लोग थे, मर्द थे, ठीक है। इसलिए भी वो यूनिक थी, वो बहादुर औरत थी, वो एक अकेली औरत थी जो कि सुल्तान बनी थी। हालांकि उसे बाद में हटा दिया गया था। अब आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डू यू थिंक वुमेन लीडर्स आर एक्सेप्टेड मोर रीडली टुडे? क्या आज के टाइम में भी वुमेन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, औरतों को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि वो लीडर बने? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, किया जाता है, क्योंकि आज के टाइम तो औरतें जो है कंधे से कंधा मर्द के साथ मिलाकर चलती हैं। वो पॉलिटिक्स में भी हैं, हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं, लीडर भी हैं बहुत सी औरतें। तो इसका आंसर बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे हम। तो देखिए, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे हम, ऊपर की लाइन का लिखेंगे, रजिया सुल्तान वॉज यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ द दिल्ली सल्तनत बिकॉज ऑफ हर एबिलिटी एज एन इफेक्टिव लीडर। ठीक है, अब जो नीचे वाली लाइन है इसका लिखेंगे, डू यू थिंक वाली का, येस वुमेन लीडर्स आर मोर readily accepted as a ruler today because of reducing gender stereotypes। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले अगले चैप्टर की वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर द दिल्ली सुल्तान इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट? डज डिफॉर्मेशन अकर फॉर द सेम रीजंस टुडे? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो दिल्ली सुल्तान्स थे
वो जंगलों को क्यों काटते थे, फॉरेस्ट को क्यों काटा करते थे? तो क्यों काटा करते थे? क्योंकि वो चाहते थे कि जंगल हट जाएं और खेती के लिए जगह निकाली जाए। वो पहाड़ों को हटाकर, जंगलों को हटाकर, जो घने जंगल थे उनको हटाकर खेती के लिए ज़मीन निकालते थे ताकि उन पर खेती की जा सके। और उस टाइम में एक ये भी चीज़ होती थी कि उस वक्त जो है रोड नहीं होते थे, सड़कें नहीं होती थी। टुडे डिफॉर्मेशन अकर टू बिल्ड रोड्स, फैक्ट्रीज, मॉल्स etc। आज के टाइम में तो डिफॉर्मेशन इसलिए होता है, पेड़ पौधों को इसलिए काटे जाते हैं, जंगलों को हटाया जाता है ताकि रोड बनाया जा सके, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाए जाते सके और फैक्ट्रीज़ को बनाया जा सके etc। ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, अब आता है आपका लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान? दिल्ली के जो सुल्तान्स होते थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा क्या होती थी, लैंग्वेज क्या होती थी? तो यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, हिंदी, इंग्लिश, पर्शियन या बंगाली। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके देंगे। आंसर में आप A, B, C या D जो भी सही आंसर होगा वो लिखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जल्दी ही आएगा नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।